तो वही तो बताया, Na2SO4.10H2 ही तो मोलिकुलर फॉर्मूला है। आपने ऐसे निकाला था ना, उसका जो फॉर्मूला ही निकाला था Na2SO14H20 लिखा था ना, इसी को हमने कन्वर्ट किया। ये कितने H2 है? 20 है ना, 20 हाइड्रोजन है तो इसके 10 H2 बनेगा, जिसमें 8 ऑक्सीजन इसका भी जाएगा, 10 इसके भी जाएंगे ऑक्सीजन। तो 10 ऑक्सीजन यहाँ, 10 ऑक्सीजन यहाँ से और 20 हाइड्रोजन मिलकर 10H2 बनेगा। 10H2O बन गया। तो इसमें क्या बचा हमारे पास? Na2SO4 बचा। तो उसमें डॉट करके आपको 10H2 लिखना, सिंपल। क्लियर? चलिए लिखते हैं आगे। एक क्वेश्चन और करेंगे बेटा, वो नहीं समझ में आएगा तेरे को। एक जो क्वेश्चन करेंगे उसके बाद तेरे को समझ में आएगा, ठीक है? मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि वो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो थोड़ा हाई लेवल पे है और भी तुमने तो भी पढ़ाई नहीं है, इसलिए एक क्वेश्चन के लिए बैठे रहना है, उसके बाद वाली पल्ले पड़ेगी। तो आइए क्वेश्चन लिखते हैं जो थोड़ा टिपिकल, वो तुम्हें भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है? वो मैं समझाऊंगा तभी समझ में आएगा। A crystalline salt, a crystalline salt on being rendered anhydrous loss 45.6% of its weight लिख लिया। रेंडर्ड का मतलब होता है खत्म हो जाना। रेंडर मतलब जैसे किसी चीज में वाटर था, अब जैसे हमारे पास एक कंपाउंड है, आपने हीट किया तो इसमें से H2O गायब हो गया, तो जो बच गया वो, हाँ, वो रेंडर्ड चला गया। कहाँ गया आपको कोई मतलब नहीं गया, रैंडम। ठीक, कितना परसेंट H2O चला गया? हाँ, और बाकी जो बचा, ये कंपाउंड नहीं, कंपाउंड दूसरा है। द कंपोजिशन ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट, the composition of anhydrous salt is aluminium 10.5%, aluminium 10.5%, potassium 15.1%, potassium 15.1%, sulfur 24.8%, sulfur 24.8%, and oxygen 49.6%. Oxygen 49.6%. Calculate the formation of anhydrous salt and crystalline salt. एटॉमिक मास लिखना है ब्रैकेट में। एल्युमिनियम का 27, पोटेशियम 39, सल्फर 32 एंड ऑक्सीजन 16। अब देखो क्या करना है तुम्हें पहले जो कंपोजिशन दिया है उसका इंपीरिकल फॉर्मूला निकालो। मैंने कंपोजिशन दिया है ना, उससे इंपीरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। उसके आगे की मैं बताऊंगा, पहले उसको लिख लो। की हेल्प करता हूं फटाफट क्वेश्चन को करने में। ये है हमारा टेबल में
सबसे पहले हमने ले लिया सोडियम, अल्मुनियम, सल्फर एंड ऑक्सीजन। इसके मास परसेंट कितने हैं, यानी टेबल हमने बना दिया 1 2 3 4 5 पोटेशियम है, कोई बात नहीं, पोटेशियम ले लेंगे। यहाँ हमने बताया आपको, ये टेबल हो गया हमारा। इसमें आया हमारा, पता ना एटम है ना, मास परसेंट ऑफ एटम। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नहीं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर ऑफ मोल्स, सिंपल मोल रेशियो, होल नंबर रेशियो। ठीक है, चलिए पहला क्या हमारा, यहां ले लेते हैं किस किस का है, यहां से। इसका कितना परसेंट है, 10 पॉइंट है 5, इसका 15.1, 24.8, और इसका ऑक्सीजन का 49.6। अच्छा ये अलग है, ये हो गया 15.1 और 10.5 है। इसका है 39, 27, 32, 16 एटॉमिक मास। 15.1 बाई 39 0.38 और 27 बाई 10 10.5 बाई 27 0.38 और 24.8 बाई 32 0.78 मान लो, और यह 49.6 बाई 16 3.5 कितना आ रहा है, 3.1 आ रहा है। चलिए 3.1 है, 3.1। अब यहाँ क्या लिया आपने, 0. जो सबसे छोटा होता है 0.38 डिवाइडेड बाई 0.38, 0.38 डिवाइडेड बाई 0.38, 0.78 डिवाइडेड बाई 0.38, ये 2 आ गया, और 3.1 डिवाइडेड बाई 0.38, तो ये आ गया 8 ही है ना। तो होल नंबर की जरूरत नहीं है हमारे को, तो ये वाला पार्ट गायब हो गया। फ्रैक्शन में आता तो यूज करते हम। तो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या हुआ हमारा बेटा, इंपीरिकल फॉर्मूला हुआ तो हो गया KAlS2O8, ये हो गया ना। मैं इसको लिख सकते हैं KlSO4 का होल ट्वाइस लिख सकता हूं। अब याद रखना ध्यान से, यही खेल समझना है। यहीं पे हमने लिया KAlSO4 का होल ट्वाइस डॉट XH2O, यही तो था फॉर्मूला हमारा। ये क्रिस्टलाइन कंपाउंड जो है उसका फॉर्मूला है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला में हमने ले लिया ना, ये 1 ये 2 है 8। मैंने क्या किया, KAl लिख दिया, 2S था 4 था, हमने SO4 का होल ट्वाइस लिख दिया, एक ही चीज हो गई। आगे समझ में।
अब क्या करो, देखो यहां देखो, दिस इज क्रिस्टलाइन कंपाउंड और दिस इज एनहाइड्रस कंपाउंड। एनहाइड्रस जिसमें से पानी लॉस हो जाए। अब ध्यान देना, ये कितना परसेंट था? 100%। इसमें से लॉस कितना हुआ? 45.6%। तो बचा कितना? यही बचा ना हमारे पास, 54.4%। ये बचा। टोटल कंपाउंड कितना था? 100%। अगर एक क्रिस्टलाइन होता तो 100% होता। उस क्रिस्टलाइन का 45.6% क्या हो गया? लॉस हो गया, यानी पानी निकल गया। जो बच गया उसका ये है फॉर्मूला। वो कितना बचा? 54.4% ही तो बचा। समझ में आ गया? आप ध्यान देना, यहां देखना एक चीज, मोलर मास ऑफ KAlSO4 का होल ट्वाइस। पोटेशियम का कितना हो गया? 39। अल्युमिनियम का 27। सल्फर 2 है तो 32 इंटू 2। और ऑक्सीजन 8 है तो 16 इंटू 8। जल्दी बताओ कितना है? 258 मार्क्स है। इसका मास है, देखना 258 आ रहा है। टोटल करो, मैंने सही लिखा है गलत लिखा है? जल्दी बताना है। ये ग्राम है। मतलब हमने इसको जो सम करके लिखा है वो सही है या गलत? बताइए जल्दी। सही है, लॉक कर दें। अब यहां देखो बेटा, ये यहां पर समझना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट समझना चीज है, ध्यान से देखो। ये जो मास है वो कितने परसेंट का मास है? समझ गए? कितने का मास है? तो आप लिखेंगे, ठीक है, मास ऑफ 54.4% इज 258 ग्राम। देन मास ऑफ 45.6% का निकाल लेंगे हम। तो 45.6% इंटू 258 डिवाइडेड बाई 54.4%। परसेंट से परसेंट गया और अब देखो कितना आता है। ये 216 आ रहा है ग्राम, या कितना आ रहा है? निकालिए कि जल्दी। यहां तक समझ में आया? हमने, हमारे पास जो है उसकी मदद से जो लॉस हो गया उसका मास पता लगा सकते हैं। ये थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। ये तो समझ में आ गया कैसे निकाला है, लेकिन क्या है ये नहीं पता चला। चल, इतने परसेंट का कितना मास है? तो इतने परसेंट का मास कितना होगा? यहां देखो, इतने परसेंट का इतना मास है। तो इतने परसेंट का मास निकालने के लिए हम इसको इससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। मतलब इतने में इतना चॉकलेट मिलता है तो इतने का कितना चॉकलेट मिलेगा? इतने में इतना चॉकलेट मिलता है तो इतने में कितना मिलेगा? तो क्या करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे या इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा। नहीं आया समझ में? कंफ्यूजन है बेटा किसी को? बताओ कितना आया मास? नैतिक मैंने लिखा है वो सही है गलत है? जल्दी बताओ। उसको मल्टीप्लाई करके पॉइंट से पॉइंट काट दो। नहीं आ रहा? कितना आ रहा है? पूरा सॉल्व करना है। हैं? मेरे बहुत सारे क्वेश्चन याद है।
बेटा मैंने सही लिखा है तो अब तेरे हिसाब से क्रॉस चेक करता हूँ मोबाइल से कि मैंने सही लिखा गलत लिखा। सही लिखा है। यहाँ लिखेंगे मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन सॉल्यूट इन लिखना है, इन सॉल्यूशन लिखना नहीं है, समझना है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। पहला हो गया। अब दूसरा मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इन तो गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहां देखो बेटा लिखना नहीं है, समझ कैसे आएगा फिर। सॉल्यूशन में अगर दो चीज है, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, तो ऐसे सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर तीन चीज हो, एक सॉल्वेंट दो सॉल्यूट, तो उसको कहता है ट्राइनरी सॉल्यूशन। चार होगा तो क्वार्टनरी, पांच होगा तो पेंटानरी। समझ गए बात? ऐसे। तो यहां देखिए फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, अब ध्यान से समझना है, इसमें कितने कंपोनेंट है? दो। अगर एक का परसेंटेज हमें पता हो तो दूसरे का कैसे निकालेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे, निकल जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे, देखो मास परसेंट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 100 माइनस मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट। क्योंकि सॉल्यूट सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट मिला के सॉल्यूशन होता है, और दोनों मिला के परसेंटेज कितना है? 100। अब एक का आपको पता चल गया तो इसमें से माइनस कर दोगे इसको, तो इसका भी पता चल जाएगा। लिखिए फिर क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ गया? अगला है पीपीएम का नाम सुना आपने? पीपीएम। तो आइए लिखते हैं पीपीएम। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। यानी अगर मैं कहूं कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितने CO2 के पार्टिकल हैं, तो हम उसको पीपीएम में मेजर करेंगे, क्योंकि CO2 बहुत ही कम है। तो सपोज हम क्या करेंगे, हम एटमॉस्फेयर से 10 लाख पार्टिकल लेंगे, 10 लाख गैसियस पार्टिकल, ऐसे रेंडमली उठा लेंगे 10 लाख पार्टिकल। हमें पता है कि 500 पार्टिकल उसमें CO2 के, तो हम लिखेंगे 500 पार्ट ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 1 मिलियन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस। तो उसी को कहते हैं पीपीएम। इसका इस्तेमाल मेडिसिन में किया जाता है जब बहुत ही कम कोई चीज ज्यादा क्वांटिटी ऑफ कोई सी चीज में ऐड करते हैं, तो पीपीएम में लिखते हैं। समझ गए बात? तो यहां देखिए पीपीएम, और इससे भी छोटा अगर लेना है तो पीपीबी होता है, पार्ट पर बिलियन। बिलियन में 9 जीरो और मिलियन में 6 जीरो। एक बिलियन कितने का होता है? 100 करोड़ का। और मिलियन कितने का होता है? 10 लाख का। तो 10 लाख और 100 करोड़ में 3 जीरो का फर्क है। आइए देखते हैं पीपीएम ऑफ सॉल्यूट।
तो लिखेंगे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। और अगर हम इसको क्या कहते हैं, पार्ट पर बिलियन, सॉरी मिलियन। अब लिखेंगे दूसरा PPB, इसको लिखेंगे पार्ट पर बिलियन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁹। ठीक है, लिख लो। इसके आगे से जो पढ़ेंगे अब वो टॉपिकल न्यूमेरिकल वाला आता है। तो अगले टॉपिक कुछ मैं बोर्ड पे ना कुछ टर्म्स लिखूंगा जिसको आपको याद करना है। ये टर्म बार बार आगे यूज होगा, ठीक है। तो मैं पहले ही लिख देता हूं कि किसको क्या कहते हैं और फिर फॉर्मूला लिखेंगे। मिटा दूं? अब लिखना है टॉपिक का नाम मोल कंसेप्ट। हमारा टॉपिक क्या है? मोल कंसेप्ट। यहां देखिए, सबसे पहले वेर WB गिवन मास या वेट ऑफ सॉल्यूट, WA गिवन मास वेट। फिजिक्स में दोनों अलग अलग चीजें होती है, केमिस्ट्री में हम एक ही चीज मानते हैं क्योंकि हम सिर्फ पृथ्वी के बारे में सोचते हैं, बाहर के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, जब चलेंगे मून पे कभी रेस्टोरेंट में पार्टी करने तो वहां के बारे में सोचेंगे, अभी तो हम अर्थ पे रहते हैं तो उसी के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो इसलिए गिवन मास और वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट को हम किससे डिनोट करेंगे, और वेट ऑफ सोल्यूट को, हाँ, और WX वेट ऑफ सॉल्यूशन, MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। NA लिखना नहीं है, देखना है मेरे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब यहां देखिए, NB होता है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन
मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब बताओ गिवन मास ऑफ सॉल्यूट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? WB से। बेटा लिख लो, इधर देखो, इधर बाद में लिखना। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट क्या है और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? तो मैं इसको लिख दूं ऐसे, WB बाई MB, चलेगा? यानी NB किसके बराबर है? WB बाई MB के बराबर है। अब देखो NB की जगह पे Na, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम WA और MA मानेंगे। वॉल्यूम को किससे मानते हैं? V डेंसिटी और कैपिटल M को मोलारिटी कहते हैं, स्मॉल m को मोलालिटी कहते हैं, और इसको कहते हैं काई, KAI। समझ गए मेरे भाई? यानी मोल फ्रैक्शन। मतलब इन चीजों को कैसे डिनोट करते हैं? तो ऐसे डिनोट करते हैं। लिखो एक बार, लिख लिया? तो आगे बढ़े। अभी जो टॉपिक मैं कराने जा रहा हूं, ये सारे टॉपिक, इसके आगे जितने चैप्टर में चीजें हैं, सब इससे लिंक है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। इसलिए लिखते हैं मोलारिटी। क्या लिखते हैं? मोलारिटी। कैपिटल M से डिनोट करेंगे, लिखना नहीं है, देखना है, समझना है पहले। ये 1 लीटर पानी का बोतल है, मैंने 1 लीटर पानी इसमें ले लिया, ले लिया। इसमें आपको डालना है 1 मोल चीनी। 1 मोल मतलब 342 ग्राम हो गया, वजन से नहीं, एटम के रिस्पेक्ट में। तो इसकी मोलारिटी 1 हो जाएगी। 1 मोल डाला ना, 1 लीटर सॉल्वेंट में किसी भी चीज का 1 मोल डालोगे तो उस सॉल्यूशन की मोलारिटी 1 होगी। 2 मोल डालोगे तो मोलारिटी 2 होगा। 10 मोल डालोगे तो मोलारिटी, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल है किसी चीज के, वो उसकी मोलारिटी है। नहीं समझे? 1 लीटर सॉल्यूशन में किसी भी सोल्यूट के जितने मोल डालोगे वही उसकी मोलारिटी होगी। या यूनिट क्या है? मोल पर लीटर। मोल, हाँ तो सब लिखवाता हूं मैं, आप देखिए। तो इसलिए लिखना नहीं है, बोर्ड पे देखो, जब मैं लिख लूंगा तब समझ के फिर लिखना। जल्दी थोड़ा है, बहुत टाइम है, अभी तो हमारा बोर्ड का रिजल्ट ही आएगा मई में है। जब आप इसकी स्कूल में जाओगे ना, मतलब जैसे बाकी बच्चे भी आएंगे तो सब कुछ आता होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए आराम आराम से पढ़ेंगे। तो यहां देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter of solution is called molarity. It is denoted by capital M. It depend on temperature.
मोलारिटी 1 by टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल. यूनिट ऑफ मोलारिटी, यूनिट ऑफ मोलारिटी, मोल पर लीटर या कैपिटल एम. ये बताओ, ये समझ में आ गया? घटेगी क्योंकि वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. यहां तक क्लियर हो गया? अब यहां देखो ध्यान से, मोलारिटी कैपिटल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. इसको V मान लूं, इसको NB लिखते हैं ना, पता है आपको? NB. आप बताओ मेरे को, अब हमारा मोलारिटी का फॉर्मूला क्या बना? तो मैं यहां लिखूं M इज इक्वल टू NB बाई V. लिख सकते हैं? अब ध्यान देना, M इज इक्वल टू, यानी M इज इक्वल टू WB बाई MB बाई V लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये इसके बराबर है. तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो WB बाई MB इंटू V चलेगा. WB नहीं लिखा? हाँ, ओके. अच्छा, अब यहां देखो ध्यान से, ये M इज इक्वल टू WB बाई MB इंटू V इन मिलीलीटर. अब बेटा आपको पता है लीटर में लेते हैं, लेकिन हमने तो यहाँ मिलीलीटर ले लिया. तो क्या करोगे? लीटर में कन्वर्ट करोगे. तो मैं इसको क्या करूंगा लीटर में कन्वर्ट करने के लिए? डिवाइड करेंगे. अब ये कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा. तो ये लिख देंगे M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml. हाँ जी, फार्मूला अलग अलग है, डेरिवेशन नहीं है. ये अलग फार्मूला है, आपके एनसीईआरटी में सिर्फ ये दिया हुआ है, लेकिन एंट्रेंस में ये सब आते हैं. अभी और लिखेंगे आगे. तो यहां देखिए, डेंसिटी जिसको D कहते हैं इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है. डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम. मास को हम क्या लिख दें? WX लिख दे, चलेगा? और वॉल्यूम को V लिख दिया. तो फॉर्मूला क्या हो गया? D इजकल टू WX बाई V. मुझे वॉल्यूम निकालनी है, मैं क्या करूं बताओ? मुझे V चाहिए, तो V इजकल टू WX बाई D लिख सकते हैं. अब देखो, ये फॉर्मूला, इसके जगह पे ये चीज हम यहां डाल सकते हैं. अगर हमें वॉल्यूम पता ना हो तो ये नया फॉर्मूला बनेगा, यानी मोलारिटी M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WX बाई D, या M इज इक्वल टू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू, क्या लिखेंगे आप? WX और ऊपर चला गया D. तो ये फॉर्मूला एक ही चीज़ है नीचे वाला, और ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होगा ये. बाकी यूज होने के लिए तो ये भी यूज होगा ये.
अगर लीटर में है तो अभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी ये भी इसको लिख सकते हैं हम यहाँ m इज इक्वल टू WB/MB इंटू वी, तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। समझ में आया? मैंने ये इक्वल टू ये लिख दिया। तो अब इस पे क्वेश्चन एक तो बनता ही है, बाकी अगली क्लास में थक गए। जवान बच्चे हो तुम। अब मुझे देखो, मैं तो सुबह से शाम तक लगा ही रहता हूँ। एक क्वेश्चन हो जाए तो लिखिए।